हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कैसे किया जाए और क्या-क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं ताकि आपकी परसेंटाइल 99 टच होनी शुरू हो जाए। देखिए 99 परसेंटाइल या फिर 90 प्लस परसेंटाइल का जो टारगेट है वो बच्चों का ड्रीम होता है और इसका मतलब होता है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। बट इसको करना कैसे है? अभी बेशक से आपका परसेंटाइल 30 हो, 40 हो, 50 हो, 70 हो, मैटर नहीं करता। हमारा टारगेट है कि हमको 99 टच करना है। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें हम रिपीट अभी करने वाले हैं, वो आपको एज़ इट इज़ अप्लाई करनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अभी आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, देन आईबीपीएस क्लरिकल, देन आरआरबी पीओ एंड देन उसके बाद एसबीआई के एग्ज़ाम आएँगे। तो सभी के सभी एग्ज़ाम में आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, फिर बेशक से वो रेगुलेटरी बॉडी के एग्ज़ाम क्यों ना हो, इंक्लूडिंग आरबीआई एटसेट्रा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपकी परसेंटाइल लो आ रही है, राइट? यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं। आपकी परसेंटाइल अगर लो आ रही है प्रीलिम्स के मॉक में, तो इसका रीज़न क्या होता है? सबसे पहला इसका रीज़न होता है कि आपकी एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि सफिशिएंट मॉक्स आपने नहीं लगाए। सर्टेन सी बात है, जब सफिशिएंट मॉक्स नहीं लगाओगे, तो क्या होगा? उससे आपका एक्सपोज़र कम होगा। क्वेश्चंस का, वैराइटीज़ का और जो टेक्निक्स यूज़ होनी चाहिए, जो ट्रिक्स यूज़ होनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस के लिए कि आप डेली बेसिस पे अभी से 3, 4, 5 मॉक लगाना शुरू कर दो। देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है प्रीलिम्स के लिए। 17th अगस्त को आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स शुरू हो जाएगा। लगभग देखा जाए तो हमारे पास 50 दिन के आसपास है। अब इस 50 डेज में सर्टेन सी बात है, लाखों बच्चे एग्जाम देने आएंगे। 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के लिए अपीयर होंगे। अब अगर इसमें से आपको 50,000 बच्चों में आना है फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो कुछ तो आपको ऐसे करना ही होगा जो वो बच्चे लैक कर रहे हैं या फिर वो नहीं कर रहे। तो इस पूरी स्ट्रेटेजी का फायदा उठाओ। बस मेहनत आपकी होगी, 99% एफर्ट आपका होगा। तो 3, 4, 5 मॉक आपको डेली लगाने हैं। इससे क्या होगा? इससे 2 फायदे हैं। एक, आपकी स्पीड बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी, जो कि एक टॉपर की स्पीड होती है। दूसरा, आप क्वेश्चन को एनालाइज़ करना सीख जाओगे कि मुझे कौन-सा क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए या मुझे कौन-सा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए। काफ़ी बार होता है जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मैं आपको एक एनालिसिस की वीडियो में बताऊँगा आगे आने वाली वीडियो में, कि कैसे जब हम मॉक अटेम्प्ट करते हैं, तो पज़ल्स को या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हम उसको रीड करके समझ जाते हैं या कुछ 1 सेकंड्स उस पे काम करके वी अंडरस्टैंड कि हमको इसको स्किप कर देना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा टाइम खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी डेवलप होगी इस चीज़ से। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है इस हमारी स्पीड को डेवलप करना। सेकंड प्रायोरिटी है एनालाइज़ करना क्वेश्चंस को, कि इसको अटेम्प्ट करना है या फिर नहीं करना। अब देखिए, अब जब आप डेली 3 से 4 मॉक भी अगर लगाएँगे, आईबीपीएस पीओ के या फिर आरआरबी पीओ के साथ में, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपकी जो परसेंटाइल है वो फ्लक्चुएट हो। ऐसा काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है। फ्लक्चुएट यानी कि आपकी जो परसेंटाइल है कभी अप जा रही है, तो कभी डाउन जा रही है। कहने का मतलब है, आपने कोई मॉक लगाया, सपोज़ आईबीपीएस पीओ के आपने आज 3 मॉक लगाए। तो एक मॉक में आपकी जो परसेंटाइल है वो 75 आ गई, सेकंड मॉक में आपकी परसेंटाइल 50 आ गई, थर्ड मॉक में आपकी परसेंटाइल 65 आ गई। अब तो क्या आपका लेवल कौन-सा है? क्या आपका लेवल 50 वाला है? नहीं, आपका लेवल 75 वाला है, ये आपका बेस्ट है। जिसमें आपकी परसेंटाइल कम आई है, इन दोनों में, यहाँ पर आपने मिस्टेक्स की है। जाके एनालाइज़ करो कि कौन-सी मिस्टेक की है। या तो आपने कहीं न कहीं आप स्टक हो गए, अटक गए किसी क्वेश्चन में, या फिर आपने अननेसेसरी टाइम अपना वेस्ट किया है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई पज़ल 3 मिनट की है, बट हम उसको सोल्व करते-करते 5-6 मिनट ले जाते हैं, या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड क्वेश्चन हो सकता है। और तीसरा, जो एक रीज़न होता है, वो फ़ोकस ना होना होता है। काफ़ी बार तो यही एक रीज़न होता है कि आपका फ़ोकस नहीं है, आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। यानी कि जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं, तो आपका माइंड कहीं न कहीं इधर-उधर चले जाता है, बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता। तो फ़ोकस डेवलप करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन तीनों के अलावा कोई भी रीज़न नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब इन तीनों में से कौन-सा रीज़न है, इट इज़ अप टू यू, ये आपको फिगर आउट करना है और जो भी रीज़न होगा उस पे काम करो।
अब ये जो एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस वाला है, ये आपको मॉक से ही करनी है या सर हम इसकी प्रैक्टिस पीडीएफ से नहीं कर सकते या प्रैक्टिस हम इसकी वीडियो से नहीं कर सकते? देखिए, पीडीएफ हो गया, वीडियोज़ हो गया, बुक्स हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूट है। इसको एज़ अ सब्स्टिट्यूट रखो, यानी कि इस पे आपको फ़ोकस मात्र 10 से 20% रखना है। जो बाकी का 80-90% फ़ोकस है, वो सिर्फ़ आपका मॉक्स पे होना चाहिए फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन एनी हाउ। अब सेकंड चीज़ की बात करते हैं कि सर सेकंड चीज़ क्या करनी है? जब आप सेकंड चीज़ की बात करते हैं, तो बात आती है एनालिसिस की। आपने मॉक तो अटेम्प्ट कर लिया। सपोज़ आपने 3 मॉक लगाए आईबीपीएस पीओ के। अब इस 3 मॉक जो आपने लगाए हैं आईबीपीएस पीओ के, हर एक मॉक 1 घंटे का था। यानी कि आपने टोटल 3 मॉक में 3 घंटे लगाए। अब एनालिसिस के टाइम पे आप काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, एक बहुत ही मैसिव, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक रहती है कि एक मॉक का एनालिसिस करने में वो 2, 3, 4 घंटे ले जाते हैं। ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना। अगर एक मॉक को अटेम्प्ट करने में आपके मात्र 1 घंटा लग रहा है, लेकिन उसका आप एनालिसिस के लिए 2-3 घंटे दोगे, क्या ये वर्थ इट है? नहीं है। ये स्टुपिडिटी है, ये नासमझी है आपकी, आपको नहीं पता कि कैसे एनालाइज़ करते हैं मॉक को। अब जब आपने मॉक एनालाइज़ किया, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो आपकी सबसे पहली चीज़, जो आपकी मिस्टेक्स हुई है, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। सपोज़ एज़ एन एग्ज़ाम्पल आपने टोटल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 100 में से, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए। अभी जो आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इनको जाके पहले एनालाइज़ करो कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुए भई, मैंने कहाँ गलती की? और उसको कोशिश करो अगली बार वो गलती ना हो। सेकंड चीज़, जो क्वेश्चन्स आपने अ, ज़्यादा टाइम लिया है, आपने मोर टाइम यानी कि आपने टाइम ज़्यादा लिया है, वो आपको चेक करना है। जब आप मॉक अटेम्प्ट करते हो, अब सपोज़ कीजिए मैं रीज़निंग अटेम्प्ट कर रहा हूँ या फिर मैं क्वांट भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो क्वांट में एज़ एन एग्ज़ाम्पल कोई डीआई आ गई और रीज़निंग में कोई पज़ल आ गई। अब एक पज़ल में और एक डीआई में मुझे 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे। इसमें भी मुझे 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे, जो कि नहीं लगने चाहिए थे मेरे। और वो मुझे मालूम है जब मैं उसको सोल्व कर रहा था कि मेरा टाइम यहाँ पर खराब हुआ है। तो मैं जाके इनका भी एनालिसिस करूँगा कि वो टाइम मेरा खराब क्यों हुआ? मैंने कहाँ मिस्टेक की? क्या मेरा फ़ोकस नहीं था? और कोशिश करनी है कि अगले मॉक में मुझे और अटेंटिव रहना है। तीसरी चीज़, जो क्वेश्चन्स स्किप हो जाते हैं यानी जिनको आप देख ही नहीं पाते, क्या उनको अटेम्प्ट करना चाहिए एनालिसिस के टाइम पे? देखिए, ये मैंडेटरी नहीं होता। यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है कि उसको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं आपकी जगह हूँ, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कतई ना करूँ। रीज़न मेरे पास टाइम लिमिटेड है और मुझे उस टाइम में अपना क्वालिटी काम करना है, जिससे मुझे आउटपुट ज़्यादा मिले। जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, मैं उसका एनालिसिस करूँगा और जिसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगा है, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, मैं उसका एनालिसिस करूँगा। अगर मेरे 40 क्वेश्चन स्किप हो गए, उसमें से अगर मान लो मुझे 10-15 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें से मान लेते हैं एक कोई कैसलेट आ गई और मुझे उस पे थोड़ी-सी कमांड हासिल करनी है, तो मैं वो कैसलेट ट्राई कर सकता हूँ। इंग्लिश का मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं सब के सब क्वेश्चन ट्राई करूँ, वो नहीं करना। अगर आपको 45 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, क्रक्स कहने का ये है कि हर एक मॉक का एनालिसिस करने में, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के मॉक की बात कर रहा हूँ प्री के। 45 मिनट से ज़्यादा किसी भी प्री के मॉक को मत देना एनालिसिस के लिए, इतना टाइम मोर देन सफिशिएंट है। तो सर क्लैरिकल के लिए कितना टाइम दें? देखो, कोई भी क्लैरिकल का एग्ज़ाम हो या फिर आरआरबी पीओ का ही प्री का एग्ज़ाम हो, मात्र आधा घंटा देना है एनालिसिस के लिए। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि भलाई इसी में आपकी है, आपका टाइम है, हमको क्वालिटी काम करना है, ना कि क्वांटिटी वाइज़। तो 3 मॉक ऐसे अटेम्प्ट करो जिसमें आप अपनी स्पीड डेवलप करो, जिसमें आप ये फिगर आउट कर सको कि मुझे कौन-सा क्वेश्चन स्किप करना है। और तीसरी चीज़ है, आपका जो फ़ोकस है वो अच्छे लेवल का बिल्डअप होना शुरू हो जाए। ये सब काम कर लोगे तो आपका परसेंटाइल 99 टच होने से कोई नहीं रोक पाएगा और ये काम मात्र 30 टू 40 डेज़ में हो जाएगा। बेशक से आपका लेवल कुछ भी क्यों ना हो 30-40 परसेंटाइल का। लेकिन अगर आपने इन बातों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपना दिमाग लगाया, एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर भगवान जाने क्या होगा। वो आपकी अपनी पर्सनल चीज़ है। तो इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए किसी भी मॉक के एनालिसिस में जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो इफ़ेक्टिव है, उस पे फ़ोकस करो। तीसरा, एक बेसिकली मेरी तरफ से एक गोल्डन पॉइंट है आप सभी के लिए, जब भी आप मॉक लगाने बैठते हो प्री का, ठीक है? जब आप
कोई भी प्री का मॉक अटेम्प्ट करने बैठते हो या फिर रियल एग्ज़ाम में बैठते हो प्रीलिम्स के, हमेशा 2-3 चीज़ें नहीं करनी। क्या-क्या नहीं करनी? कभी भी आपको कंपैरिज़न नहीं करना अपने प्रीवियस मॉक से, कि उस वाले मॉक में मेरा 50 परसेंटाइल आया था, इसमें मेरा 70 आना चाहिए। यानी कि आपको असम्पशन्स नहीं बनाने अपने दिमाग में पहले, ठीक है? और दूसरी चीज़, आपको कभी भी टारगेट नहीं करना कि मुझे ये वाला जो मॉक है, जो मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, उसमें मुझे 70 अटेम्प्ट करना है। नहीं, गलत चीज़ है। आपको उसका लेवल नहीं पता, तो लेवल के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है और अपने आप परसेंटाइल बूस्टअप होना शुरू हो जाएगा। और तीसरी चीज़, भैया जब मॉक कर रहे हो ना तो फ़ोकस को वहीं पे रखो। फिर फैमिली की बातें, अपने अपने पास्ट की बातें, अपनी पर्सनल बातें दिमाग से दूर रखो। अगर आप काम कर रहे हो तो सिर्फ़ काम करो, बाकी चीज़ें जाए साइड में। ये 3 चीज़ें कर लोगे, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप टॉपर में आना शुरू हो जाओगे। और 2025 का कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका रुक नहीं सकता, इंक्लूडिंग एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। लेकिन ये बातें ध्यान रखनी होगी, इसको अप्लाई करना शुरू करो, अपने दोस्तों को भी बताओ। उनको भी बताओ कि क्या-क्या चीज़ आपको फ़ॉलो करनी है, क्या नहीं करनी, और खुद भी अप्लाई करो। दूसरों को बताने से चीज़ें कम नहीं होती, क्योंकि वो अफ़ोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन मेंटेन करना, जो कि सब में नहीं हो पाता। जो बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन कर लेगा और सीरियस नोट पे हमारी बातों को फ़ॉलो करेगा, उसको रिज़ल्ट 100% मिलेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं, प्लस करंट अफ़ेयर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और हम कौन-कौन से टारगेट्स ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली टारगेट्स बैच होंगे, जिसमें करंट अफ़ेयर्स की लेक्चर्स के बैच भी होंगे साथ-साथ। तो इस सब पे हम बात करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।